गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका के द्वितीय अध्याय मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला जी गर्ग के द्वारा लिखा गया है। हमने मृदुला गर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात पाठ का सारांश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। उसमें मैं आपको बता चुका था कि सबसे पहले इनकी स्वतंत्रता प्रिय नानी का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अपने पति के व्यक्तिगत व्यवहार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के फरमाबरदार थे। अर्थात कहा जाए तो अंग्रेजी साहब थे, अंग्रेजी चाल चलन के साथ जीवन बिताते थे। नानी स्वतंत्रता प्रेमी थी, इसलिए जब उनकी मृत्यु समीप आई तो उन्होंने अपने पति से कहकर के स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर पर बुलवाया। पति ने भी मौके की नज़ाकत देखते हुए तुरंत इस कार्य में विलम्ब नहीं किया और पुत्री का विवाह उससे करने की बात नानी ने अपने पति से कही। तत्पश्चात हम देख रहे थे लेखिका की माँ का व्यक्तित्व। हमने बात की थी लेखिका की माँ का विवाह एक होनहार पढ़े लिखे युवक से हुआ। स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के कारण उसको ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन दौलत कुछ नहीं थी। लेखिका की माता गांधी जी के विचारों को मानने को मजबूर थी। उसका शरीर अत्यंत दुबला पतला था। खादी की भारी साड़ी को पहनने में भी उसको बड़ी कठिनाई होती थी। घर में ससुर का दबदबा था, घर में उनकी ही चलती थी। फिर बात की थी माँ के व्यक्तित्व के बारे में कि माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वो अत्यंत सुंदर, ईमानदार, सत्यप्रिय और निष्पक्ष थी। घर में कामकाज करने को उनसे कभी नहीं कहा जाता था, परंतु उनकी सलाह अवश्य ली जाती थी तथा उसका निर्वाह भी किया जाता था। सारा काम उनकी सास, जेठानियाँ और पति संभाल लिया करते थे। उनका व्यवहार एक भारतीय माँ की तरह कभी नहीं रहा। उन्होंने न तो बच्चों को प्यार किया, न खाना पकाया और न घर के कामकाज देखे। उनकी इन कामों में रुचि ही नहीं थी। दूसरा कारण उनकी बीमारी भी थी। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य की चर्चा में बीतता था। वह यह सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही करती थी। स्वतंत्रता के प्रति अपने गहरे प्रेम को स्वतंत्र विचारों के अनुरूप अपने आचरण के द्वारा भी प्रकट करती थी। घर में काम न करने पर भी उनका कोई अनादर नहीं करता था। इसका मुख्य कारण क्या थे वो मैंने आपको बताया थे। 3 गुण उनमें थे। पहली बात तो वो साहबी खानदान की थी। दूसरी बात, कभी झूठ नहीं बोलती थी। और तीसरी बात, किसी की गोपनीय बात को किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करती थी। वह बाहर के लोगों की भी इसीलिए अच्छी मित्र थी। अपने बच्चों की भी वह माँ कम थी और मित्र ही अधिक थी। मातृत्व तो उनको अपने पिता से ही प्राप्त था। घर में कोई किसी के पत्रों को नहीं खोलता था, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि उनके परिवार में एक व्यवहार था जिसके आधार पर वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता था, न पूछता था कि उनमें क्या लिखा है, क्योंकि वहाँ पर सभी को अपनी निजता रखने का अधिकार था। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए आगे बताया लेखिका की परदादी के बारे में। लेखिका की परदादी परंपरा से अलग होकर के बिल्कुल जीवन जीती थी। उनका व्रत था कि उनके पास 3 धोतियाँ होते ही वो तीसरी को दान में दे देंगी, 2 धोती ही अपने पास रखेगी, क्योंकि जैनियों का सिद्धांत है अपरिग्रह, और जैन परिवार से संबंध होने के कारण उनके ऐसे विचार थे। लेखिका की माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो दादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि पहली संतान लड़की हो, जबकि सभी लोग पहली संतान लड़का चाहते हैं। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि माँ के 5 पुत्रियाँ एक के बाद एक पैदा हुई। परदादी के तार भगवान से सीधे जुड़े हुए थे। भगवान भी उनकी बात मानने से मना नहीं कर सकते थे। एक बार
घर के सभी पुरुष एक बारात में गए थे। घर में केवल स्त्रियां थीं जो रत जगा कर रही थीं। एक चोर सेंध लगाकर मौका देखकर परदादी के कमरे में जा घुसा। तो लेखिका की परदादी ने पूछा कौन है। पूछने पर उसने उत्तर दिया कि वह तो चोर है। अब परदादी ने उससे कहा कि वह लोटे में पानी लाकर उनको पिलाए। चोर ने घबराकर बताया कि वह तो चोर है। अब परदादी ने उससे कहा कि वह अच्छी तरह हाथ धोकर और छानकर लोटे में पानी लाए। चोर है तो क्या हुआ, पानी तो पिलाना पड़ेगा। परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और शेष उस चोर को पिलाकर कहा कि एक ही लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब तू चोरी कर या खेती कर, ये तेरी इच्छा। और चोर भी खेती छोड़ करके चोरी छोड़ करके खेती के काम में लग गया। उसके पश्चात लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि लेखिका अपनी बहनों में दूसरे नंबर की थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेखिका को उस समय टाइफाइड का बुखार था। वह इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु डॉक्टर मित्र के कहने पर और मना करने पर वो जा नहीं सकी। वह रोने लगी तो उसके पिता ने उसको ब्रदर्स कारामजोऊ नामक पुस्तक पढ़ने को दी। लेखिका 9 वर्ष की थी। पुस्तकें पढ़ना उसे प्रिय था। वह रोना बंद करके पुस्तक पढ़ने में लग गई। उसने अनेक बार इस पुस्तक को पढ़ा है, परंतु पहली बार में ही बच्चों पर होने वाले अत्याचार वाला अध्याय उसे लगभग कंठस्थ हो गया था। यह उसे जीवन भर याद रहा तथा लेखिका के लेखन को भी इसने प्रभावित किया। इसके बाद लेखिका के व्यक्तित्व की अन्य विशेषता बताइए कि वो दृढ़ निश्चयी थी। उसका उदाहरण है स्कूल खुलवाना। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी। वहाँ पिक्चर देखने जाते तो पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठते थे, ऐसा दकियानुसी परंपराएं वहाँ पर थी। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। उसको नाटकों में अभिनय करने का शौक़ था। लेखिका के एक प्रयास से वहाँ की स्त्रियाँ नाटकों में पराये मर्दों के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। वहाँ 4 वर्ष तक लेखिका ने नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। बिहार के पश्चात वह कर्नाटक के और छोटे कस्बे बागलकोट में रहने लगी। उसके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई की उम्र के हो चुके थे, परंतु वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका ने पास के ईसाई मिशनरीज़ के कैथोलिक बिशप से निवेदन किया कि उसका मिशन सीमेंट कारखाने की मदद से, आर्थिक मदद से बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप गैर क्रिश्चियन बच्चों के लिए स्कूल खोलने का राजी नहीं थे। अधिक जोर देने पर उनका कहना था कि अगर उनको यकीन दिलाया जाए कि स्कूल अगले 100 सालों तक चलेगा तो वो स्कूल खोल सकते हैं। गुस्सा होकर लेखिका ने कहा कि 100 वर्ष तक चलते रहने का यकीन तो किसी के बारे में नहीं दिलाया जा सकता। तब लेखिका ने उसने मना कर दिया। तब लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता दिलवाई। लेखिका के इस जिद्दीपन को सबसे अधिक मंच उसके अपने लेखन में मिला। शुरू से अंत तक उसका लेखन लीक से हटकर स्वयं अपने रास्ते पर चला, अर्थात उसके लेखन का मार्ग बिल्कुल अलग था। अब उसके बाद लेखिका की बहनों का चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेखिका की 5 बहनें थीं। सभी अपनी नानी, माँ और परदादी की परंपरा रखते हुए लीक से यानी परंपरा से हटकर चलती रही और लड़की होने की हीन भावना से बची रही। सबसे बड़ी बहन थी मंजुल। घर का नाम था रानी। शादी के बाद पति का नाम ग्रहण कर मंजुल भगत कहलाई। वह लेखन कार्य करती थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी। घर का नाम था उमा। बाहर का नाम था मृदुला गर्ग।
शादी के बाद इसने लिखना प्रारंभ किया। तीसरी बहन का नाम घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा, वो नहीं लिखती। चौथी थी रेणु और पांचवी बहन थी अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ इनके राजीव। अचला अंग्रेजी में और राजीव हिंदी में लिखते हैं। गैर लेखिका बहनें भी कम जिद्दी नहीं थीं। रेणु गर्मी की दोपहरी में स्कूल से घर की गाड़ी में न बैठकर पैदल पसीने से लथपथ घर आ जाती थी। गाड़ी में बैठना उसकी दृष्टि में सामंतशाही का प्रतीक था। चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र भी मंगवा लिया था। उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। बीए में आने पर परीक्षा देने के लिए उसे तमाम तरह के तर्क देकर समझाया गया। बस पिताजी की खुशी के लिए उसने पास होने लायक नंबर लाकर बीए कर लिया। सच बोलने में वो माँ से भी 2 कदम आगे थी। उसे कोई इत्र भेंट करता तो कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। रेणु इस प्रकार से बहुत हटी थी। 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में एक रात 9 इंच बारिश हो गई। नाली और नालों में बाढ़, पुलों के नीचे पानी जमा और यातायात ठप हो गया। सरकारी दफ्तरों की फाइलें पानी में तैर रही थी। सुबह सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। रेणु की जिद थी कि वह स्कूल जाएगी तो घर वालों का स्कूल बंद होगा। यह समझाने पर भी वह नहीं मानी। अकेली ही पैदल स्कूल चल दी। उस समय बारिश तो थम गई थी पर सड़कें पानी में डूबी हुई थी। पहुंचने पर स्कूल बंद मिला। स्कूल का चौकीदार भी रेणु को देखकर दंग रह गया। रेणु 2 मील चलकर वापस घर पहुंची पर उसको कोई मलाल नहीं था। चित्रा पढ़ने से जरा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी लेती थी। वह जो सोच लेती थी करके रहती थी। शादी के समय उसने एक लड़का पसंद करके उसी से शादी करने का ऐलान कर दिया। लड़के ने पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अचला ने अर्थशास्त्र पढ़ा, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हो गई। पिता की पसंद से शादी की। उम्र के 30 पार करते ही वह भी लिखने लगी। अब सभी बहनों में जो समानता थी वो मैं आपको बता दूं। सभी बहनों में एक बात समान थी, वे कभी भी परंपरावादी मार्ग पर या परंपरागत ढंग से नहीं चली, परंतु घर को उन्होंने तोड़ा भी नहीं। शादी की तो उन्होंने उसे कायम रखा। तलाक के कगार पर पहुंचकर भी उन्होंने किनारा नहीं तोड़ा, कगार नहीं तोड़ा, क्योंकि घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफ़ी होता है। मर्द बदलने से कोई लाभ नहीं होता। इस बात को वो लेखिका बहनें अच्छी तरह से समझती थी। ये पूरे पाठ का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।